नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप सभी। और अब आज हम क्या देखेंगे? राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत देखेंगे। क्या देखेंगे? राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत देखेंगे। पहले इसकी अपन मुख्य मुख्य जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? इतिहास के जनक है यूनान के हेरोडोटस। कौन माने जाते हैं? हेरोडोटस। उन्होंने 2500 ईस्वी पूर्व क्या लिखी थी? एक स्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? स्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें क्या किया था उन्होंने? भारत का उल्लेख किया था। अब भारतीय इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? वेद व्यास जी। ये तो है इतिहास के जनक, वो तो है हेरोडोटस। और भारतीय इतिहास के जनक है वेद व्यास जी। भारतीय इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास जी है। उन्होंने महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। क्या नाम था प्राचीन नाम? जय संहिता नाम था। राजस्थान इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? कर्नल टोड माने जाते हैं। कर्नल टोड माने जाते हैं। अब देखो, इतिहास के जनक हेरोडोटस है, भारतीय इतिहास के जनक है वेदव्यास जी, और राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल टोड माने जाते हैं, जो 1818 से 1821 ईस्वी के मध्य क्या थे? मेवाड़ यानी उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। अब हम देखते हैं इनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के साधन क्या होते थे? घोड़े, बैल, यही होते थे, हाथी। तो ये इन्होंने क्या किया था कि घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान को देखा और उसका इतिहास लिखा था, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है टोड को। और इनकी एक पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका एक शीर्षक है, जो लंदन में कब प्रकाशन में आई थी? 1829 में। कब आई थी? 1829 में। और ये पुस्तक किसमें लिखी है? अंग्रेजी में लिखी हुई है, और इसका हिंदी में अनुवाद किया था गौरीशंकर ओझा ने। इन्हें हम GH ओझा भी कहते हैं। तो इन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। इनकी एक पुस्तक और है। कौन सी है? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। जो इनकी मृत्यु के पश्चात उनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम है जूलिया कल्टर कल्टरबक। क्या नाम है इनकी? जो पत्नी थी उनका नाम था जूलिया क्लेटरबक। ठीक है। उन्होंने इसको 1832 या मतलब कहीं 37 भी मिलता है, सॉरी 37 भी मिलता है और 39 भी मिलता है, तो उस समय 37 या 39 में इसको प्रकाशन या प्रकाशित करवाया था। अब जो हमारा राजस्थान का इतिहास है उसको जानने के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं? एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं साहित्यिक। क्या होते हैं? एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक में कौन कौन से आते हैं? पुरातात्विक में आते हैं एक तो शिलालेख, एक ताम्रपत्र, एक सिक्के, ये तीन आते हैं इसमें। और साहित्य में मतलब साहित्य आता है। तो पहले हम देखेंगे पुरातात्विक। पुरातात्विक में भी क्या देखेंगे हम? शिलालेख देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम शिलालेख देखेंगे। शिलालेख का क्या मतलब होता है? जो शिलाओं पे, यानी जो पत्थर की अपनी शिला होती है उस पे जो लेख होते हैं उन्हें ही बोलते हैं शिलालेख। अब हमारा पहला शिलालेख है रायसिंह प्रशस्ति। रायसिंह प्रशस्ति जो बीकानेर में है और 1594 में ये लिखी गई थी। इसके जो प्रशस्तिकार है वो कौन है? जैन मुनि जेता। तो रायसिंह प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? जैन मुनि जेता है। इसमें राव बीका से लेकर और राव राय सिंह तक बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक बीकानेर के जो शासक हुए थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 30 जनवरी 1589 में। 30 जनवरी 1589 में बीकानेर के जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया था, और जो 89 से 94 तक से इसका निर्माण कार्य चला था। और राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इसको क्या करवाया था? पूरा करवाया था।
अब देखते हैं आगे मंडोर अभिलेख, जो 1837 ईस्वी का है और जोधपुर में। मंडोर अभिलेख है वो 1837 का है और जोधपुर में स्थित है। ये गुर्जर नरेश, जो गुर्जर नरेश बाउक था उसकी प्रशस्ति है। किसकी है ये? गुर्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति है। इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली, विष्णु और शिव की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। तो ऐसा पूछ सकते हैं किस अभिलेख में शिव और विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है, तो ये है मंडोर अभिलेख। इसके बाद में अपना आता है सचिया माता प्रशस्ति, जो ओसिया में है और 1179 की है। यह 1179 ईस्वी का है। सचिया माता के मंदिर में उत्कीर्ण इसको करवाया गया है और इसमें कल्हण को महाराजा व कीर्तिपाल को मांडव्यपुर का अधिपति बताया गया है। कल्हण को महाराजा बताया गया है और कीर्तिपाल को मांडव्यपुर का अधिपति बताया गया है। अब देखते हैं बिजोलिया शिलालेख, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, ये 1170 ईस्वी है। इसे बिजोलिया कस्बे के पार्श्वनाथ मंदिर परिसर की एक बड़ी चट्टान पर संस्कृत भाषा में इसको उत्कीर्ण करवाया गया है। इस अभिलेख की स्थापना जैन मुनि के जैन श्रावक लोलक द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी इसकी स्थापना? जैन श्रावक लोलक द्वारा करवाई गई थी। और इसके लेखक पूछे तो कौन थे? कायस्थ केशव थे। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने करवाई थी? तो श्रावक लोलक द्वारा करवाई गई थी और इसके लेखक थे कायस्थ केशव थे। और इसके रचयिता कौन थे? रचयिता गुणभद्र थे। तो बिजोलिया शिलालेख के रचयिता पूछे तो कौन बताओगे? गुणभद्र। अब इसमें क्या है? इसमें सांबर और अजमेर के जो चौहान है उनको वत्स वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? और उनकी वंशावली दी गई है। जो सांबर और अजमेर के चौहान थे उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया और उनकी वंशावली दी गई है। इसमें विग्रह राज चतुर्थ का दिल्ली पर अधिकार बताया गया है। विग्रह राज चतुर्थ का कहाँ अधिकार बताया गया है? दिल्ली पर अधिकार बताया गया है। अब पढ़ते हैं बसंतगढ़ अभिलेख। अब पढ़ेंगे बसंतगढ़ अभिलेख। यह बसंतगढ़ सिरोही में है। ये कहाँ है? बसंतगढ़ सिरोही में। ये कहाँ है? बसंतगढ़ सिरोही में है और 625 ईस्वी का है। 625 ईस्वी का है। छेमकारी या खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। जो बसंतगढ़ अभिलेख है वो छेमकारी या खिमेल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में ये कहाँ सुरक्षित है? अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। तो ऐसे पूछ सकते हैं बसंतगढ़ अभिलेख वर्तमान में कहाँ मतलब सुरक्षित रखा गया है, तो कहाँ है ये? अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में इसको सुरक्षित रखा गया है। ये अर्बुद अर्बुद यानी आबू देश के राजा वरमलाद के सामंत रज्जिल तथा रज्जिल के पिता वज्रभट्ट सत्याश्रय का भी वर्णन मिलता है। वज्रभट्ट भी बोलते हैं उनको, रज्जिल के जो पिता थे, और उनको सत्याश्रय भी बोलते हैं। इस अभिलेख में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम नाम, राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या था? राजस्थानी आद्य के रूप में किया गया है। अब देखते हैं चिरवे का अभिलेख, जो 1273 ईस्वी का है और विक्रम संवत बोले तो 1330 ईस्वी का। और ये कहाँ है? ये है उदयपुर में। ये जो अभिलेख है वो 1273 ईस्वी का है। प्रशस्तिकार इसके रतन प्रभ सूरी है, रतन प्रभ सूरी है। और इसके शिल्पी कौन थे? देलहन थे। इस पर 36 पंक्तियों में 51 श्लोक कहाँ लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि में और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। गुहिल वंशीय बप्पा के वंशधर पद्म सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि गुहिल वंशीय बप्पा के वंशधर पद्म सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियां किस अभिलेख में है? तो ये किस अभिलेख में है? ये चिरवे के अभिलेख में मिलती है। इसमें एकलिंग जी के अधिष्ठाता
पाशुपति योगी के अग्रणी शिव राशि का भी वर्णन किया गया है। अब पढ़ते हैं अपराजित का शिलालेख। ये 661 ईस्वी उदयपुर जिले के नागदे गांव के निकट कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर अंकित किया गया है। रचयिता दामोदर है। 7वीं सदी के मेवाड़ का इतिहास की भी हमें, जो 7वीं सदी में मेवाड़ का इतिहास रहा उसकी भी अपने को जानकारी ये देता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सामोली अभिलेख। क्या है सामोली अभिलेख? ये कहाँ है? उदयपुर में है। यह शिलालेख, यह अभिलेख है वो 646 ईस्वी का है। कब का है? 646 ईस्वी का है। 5वें राजा के समय का अभिलेख है जो संस्कृत भाषा और कुटिल लिपि में लिखा गया है। ये किस में है? सामोली का अभिलेख संस्कृत भाषा में, और इसकी लिपि है कुटिल लिपि है। इसके अनुसार वटनगर यानी सिरोही से आए हुए महाजन समुदाय के मुखिया जेतक मेहतर ने अरण्यवासिनी देवी जावर माता का मंदिर बनवाया था। किसका बनवाया था? जावर माता का मंदिर बनवाया था। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जेतक मेहतर ने बुक नामक सिद्ध स्थान पर क्या किया था? अग्नि समाधि ले ली थी। क्या ली थी? अग्नि समाधि ले ली थी उन्होंने। यह अभिलेख जावर के निकट अरण्यगिरी में तांबे व जस्ते के खनन उद्योग की जानकारी भी देता है। किसके? तांबे व जस्ते के खनन उद्योग की भी जानकारी ये देता है। इसके बाद में आता है आमेर का अभिलेख। इसका निर्माण 1622 ईस्वी में हुआ था। ये कछवा वंश को रघु वंश तिलक कहकर संबोधित करता है। जो कछवा वंश था उसको क्या कहता है? रघुवंश तिलक कहकर संबोधित करता है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि रघुवंश तिलक किस शासन मतलब किन को कछुआ वो सॉरी ऐसा होगा, कछुआ शासकों को रघुवंश तिलक कहकर कौन से अभिलेख में पुकारा गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आमेर का लेख हो जाएगा यह अभिलेख। इसको अपन बोल सकते हैं। इसमें पृथ्वीराज और उनके पुत्र भगवान दास और उनके पुत्र महाराजा धीराज मानस्य के नाम क्या है? क्रम से दिए गए हैं। इसके बाद में आता है भाबरू शिलालेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शिलालेख, ये क्या है? यहाँ अशोक मौर्य के 2 शिलालेख मिले हैं। भाबरू में कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। आबू शिलालेख और बेराट शिलालेख। कौन कौन से है? आबू शिलालेख और बेराट शिलालेख 2 हो गए। ये 1837 में बिजक की पहाड़ी में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया था। भाबरू शिलालेख है वो बिजक की पहाड़ी में और कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया था। वर्तमान में ये कहाँ है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, जिसकी वजह से इसे कलकत्ता बेराट, क्योंकि ये बेराट का है, कलकत्ता में रखा गया तो इसे कलकत्ता बेराट भी कहा जाता है। और इसमें अशोक ने बुद्ध धर्म को अनुयायी होना सिद्ध करता है। मतलब ये कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ऐसा इसमें इस शिलालेख में बताया गया है। अब पढ़ते हैं जो गोसुंडी शिलालेख है। ये RS परी 2016 में ये प्रश्न पूछा भी हुआ है। तो सबसे अधिक प्राचीन कौन सा माना जाता है? सर्वाधिक प्राचीन है जो गोसुंडी शिलालेख है, और ये द्वितीय शताब्दी में यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। गोसुंडी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है ये शिलालेख। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। और सर्वप्रथम DR भंडारकर ने के द्वारा ये पढ़ा गया है। किसके द्वारा पढ़ा गया है? DR भंडारकर के द्वारा ये पढ़ा भी गया है। इसमें क्या बताया गया है? वैष्णव या भगवत संप्रदाय का से संबंधित इसको बताया गया है। ये क्या है? कई शिलाखंडों में, अलग अलग शिलाओं में ये बंटा हुआ है। इसका एक बड़ा भाग है वो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है।
और इसमें अश्वमेघ यज्ञ करने और विष्णु मंदिर की चार दीवारी, चार दीवारी में इसका वर्णन किया गया है। अब पढ़ते हैं अपन नगरी नगरी का शिलालेख। ये कब का है? 200 से 150 ईस्वी पूर्व का है। ये ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है या उत्कीर्ण किया गया है। इसकी लिपि भी गोसुंडी शिलालेख से मिलती जुलती है। क्या है इसकी भी? क्या है? गोसुंडी शिलालेख से मिलती जुलती है। गोसुंडी शिलालेख नगरी शिलालेख को जुड़वा अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कौन से अभिलेख है जिनको जुड़वा अभिलेख के नाम से जाना जाता है? तो नगरी वाला और गोसुंडी वाला ये दोनों ही चित्तौड़ में है, तो इनको जुड़वा अभिलेख भी कहते हैं। वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर संग्रहालय में ये सुरक्षित रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। इसके बाद में आता है मानमोरी का। मानमोरी का शिलालेख है वो मौर्य वंश से संबंधित ये लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल टोड को मिला था। कहाँ से मिला था? चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील है, उसके तट से कर्नल टोड को मिला था। इसका प्रशस्तिकार कौन है? कौन है प्रशस्तिकार? इसके प्रशस्तिकार है नागभट्ट का पुत्र पुष्य है। कौन है? नागभट्ट का, नागभट्ट का जो पुत्र है पुष्य है वह। और उत्कीर्ण इसको किसने करवाया था? उत्कीर्ण करुण का पुत्र शिवादित्य ने करवाया था। चित्रांगद मौर्य का उल्लेख मिलता है जिन्होंने क्या किया था? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अमृत मंथन की कथा का भी मानमोरी शिलालेख में वर्णन मिलता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं अमृत मंथन की कथा का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो वो किस में मिलता है? मानमोरी शिलालेख में मिलता है। कर्नल टोड ने इसे इंग्लैंड इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, परंतु क्या हुआ था कि उसका मतलब उसको ले जाते समय उसका असंतुलन हो गया था, ले जाते समय संतुलन नहीं बना और इस वजह से उसने क्या किया? समुद्र में फेंक दिया। और इसमें ही इस शिलालेख में ही मानमोरी के शिलालेख में भीम को अवंतीपुर का राजा बताया गया है। किसको? भीम को अवंतीपुर का राजा बताया गया है। अब पढ़ेंगे राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति प्रशस्तिकार कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा। और महाराजा राज सिंह सिसोदिया के समय स्थापित करवाया गया था। किसके समय? महाराणा राज सिंह सिसोदिया के समय स्थापित करवाया गया था। यह राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर 25 श्लोकों में उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो विश्व की सबसे बड़ी हो गई ये प्रशस्ति। 9 चौकी की पाल पर 25 श्लोकों में, 25 श्लोक है 9 चौकी पर इनको उत्कीर्ण किया गया है और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति इसको माना जाता है। और इसमें मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के अमर सिंह द्वारा मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन भी इसमें राज प्रशस्ति में मिलता है। महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगल मेवाड़ की जो संधि हुई थी उसका वर्णन भी राज प्रशस्ति में मिलता है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन कुमलगढ़ शिलालेख। ये 1460 ईस्वी का है। 1460 के आसपास कुंभलगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्रशस्तिकार या उत्कीर्ण कौन है इसके? कवि महेश है। कौन है? कवि महेश है। राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कुंभ श्याम मंदिर में स्थित 5 शिलाओं में उत्कीर्ण है। ये कितना? 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कुंभ श्याम जो कुंभलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर है उसकी 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि देवनागरी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। भाषा इसकी संस्कृत है। कुंभ श्याम मंदिर में कहाँ है? कुंभ श्याम मंदिर की 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इसमें गुहिल वंश और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। गुहिल वंश और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। क्या बताया गया है? बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। इसमें हमीर को चेलावाट जीतने का वर्णन भी है और इसमें हमीर को विषम घाटी
पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट या संकट रूपी घाटी में भी शेर के समान पराक्रमी होना। ये भी उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें मेवाड़ की तत्कालीन भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक जैसी भी उसकी राज्य की स्थिति थी, उन सब का इसमें वर्णन मिलता है। अब पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी के। इसके प्रशस्तिकार कौन थे? महेश भट्ट थे। रचयिता अत्रि और महेश थे। प्रशस्तिकार तो महेश भट्ट थे और रचयिता थे अत्रि और महेश। ये राणा कुंभा की प्रशस्ति है। किसकी है? कीर्ति स्तंभ कुंभा की प्रशस्ति है। इसमें गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत जानकारी का वर्णन मिलता है। तो किसकी जानकारी का मिलता है? गुहिल वंश के बप्पा रावल से कुंभा तक की विस्तृत जानकारी का वर्णन मिलता है। इसमें कुंभा को महाराजाधिराज, अभिनव, भारताचार्य, हिंदू, सुरतान, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, सेल गुरु आदि के नाम से वर्णित कुंभा को ये उपाधियों से वर्णित किया गया है। इसमें मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को कुंभा द्वारा पराजित करने का वर्णन भी इसमें कीर्ति स्तंभ में मिलता है। अब पढ़ेंगे रणकपुर प्रशस्ति, जो 1439 और विक्रम संवत बोले तो 1496 ईस्वी की है। तो 1439 में रणकपुर के चौमुखा मंदिर में उत्कीर्ण करवाया गया। कब? 1439 में। और रणकपुर के जो चौमुखा मंदिर है उसमें इसको उत्कीर्ण करवाया गया है, रणकपुर प्रशस्ति को। इसके प्रशस्तिकार कौन है? देपाक है। कौन है? देपाक है इसके प्रशस्तिकार। मेवाड़ के राजवंश व मेवाड़ के राजवंश और भरणक सेठ, किसके बारे में? भरणक। इनको धरणक शाह भी बोलते हैं या भरणक सेठ भी बोलते हैं। भरणक सेठ भी या धरणक शाह के राजवंश और वंश का, इस सेठ के वंश का, भरणक सेठ का जो वंश है उसका भी इसमें परिचय मिलता है। इसमें कुंभा की विजयों का वर्णन मिलता है। किसमें? रणकपुर प्रशस्ति में। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को क्या है? अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। क्या बताया गया है? अलग अलग। बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। गुहिलों को बप्पा रावल के पुत्र बताया गया है। गुहिल है वो कौन है? बप्पा रावल के पुत्र है, ऐसा बताया गया है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, प्रशस्तिकार कौन है? कृष्ण भट्ट है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के प्रशस्तिकार बाण कृष्ण भट्ट है। इसकी लिपि देवनागरिक है, भाषा संस्कृत है। इसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह सिसोदिया तक के गुहिलों का वर्णन मिलता है। कहाँ से? बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह सिसोदिया तक के गुहिलों का वर्णन इसमें मिलता है। यह उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में स्थित है। प्रताप के समय लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन भी इसमें मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें प्रताप द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो जगन्नाथ राय प्रशस्ति हो जाएगा। फिर आएगा प्रशस्ति के अनुसार महाराणा ने पिछोला के तालाब में क्या करवाया था? मोहन मंदिर का। तो जो महाराणा, किसने? महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। पिछोला के तालाब में मोहन मंदिर का निर्माण करवाया और रूप सागर तालाब का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। अब श्रृंगी ऋषि का शिलालेख जो 1428 ईस्वी का उदयपुर में है। 1428 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। ये मोकल के समय का है। किसके समय का है? ये मोकल के समय का है।
मोकल द्वारा कुंड बनाने और उसके वंश का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगी में क्या किया गया है? मोकल के द्वारा कुंड बनवाने का और उसके वंश का वर्णन किया गया है। और इसके रचनाकार कवि राजवाणी विलास, ये विलार नहीं है, विलास योगेश्वर, वो योगेश्वर है। इसकी भाषा संस्कृत है। ये शिलालेख राजस्थान के उदयपुर जिले में एकलिंग जी के पास से श्रृंगी ऋषि नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? उदयपुर के एकलिंग जी का जो मंदिर है उसके पास एक श्रृंगी ऋषि नामक स्थान है, वहां से ये प्राप्त हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।